हेलो फ्रेंड्स। सो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स का पूरा सीरीज होगा। सो ये एक पूरा नया का नया स्ट्रैटेजी है किस तरीके से हम मॉडर्न हिस्ट्री को याद करेंगे। विल ट्राई टू यूज द पिक्चर न्यूमोनिक्स। हम पिक्चर्स की सहायता से पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करेंगे और ठीक उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। आप वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करने के लिए आप मेरी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हो। द वेबसाइट्स नेम इज negiji.com। यहाँ पर ये वेबसाइट है negiji.com, इसको विजिट कर सकते हो। यहाँ पर इस जगह पे ये लिंक है, इसमें आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स, पॉलिटी, हिस्ट्री करके ऐसे काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन कौन से वीडियो ट्यूटोरियल्स को अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इस बॉक्स के अंदर वेबसाइट पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हो और फिर सब्सक्राइब पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे अपडेट्स मिल जाएंगे जो कोई भी मैं नई नई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो यू कैन ऑल्सो लाइक एंड शेयर ऑन फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा, सो दैट द मोर लाइक एंड शेयर you will do, the more videos I'll be creating. So let us start the syllabus and strategy for modern history. Okay, as you can see here there are some pictures that I'll be using. आपने लगान मूवी देखी होगी, उससे हम ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो भुवन है इससे हम थोड़ा बहुत उस टाइम के जो सोशियो कल्चरल इश्यूज हो रहे थे उसके बारे में, फिर वॉर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन, जिसमें काफ़ी सारे गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयस आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली जब नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज होती है तो कैसे हमारा जो इंडिया है वो फ्री होता है। सो स्मॉल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू and all those movements after Gandhi ji. So we'll be covering all that in a very segmented और bifurcated way. देखिए जो ये कोर्स होगा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर अपनी हुकूमत जमानी शुरू करी थी, कैसे ब्रिटिशर्स का कॉन्क्वेस्ट हुआ था। सो उसमें हम सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल देखेंगे और जो भी उन्होंने वॉर्स वगैरह करी, जो भी पॉलिसीज उन्होंने अपनाई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड फेज में हम जाएंगे, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपकी कांग्रेस की स्थापना होगी, फाउंडेशन होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी और उस नेशनलिज्म की फीलिंग के तहत फिर जो भी मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे वो हमारे सेकेंड फेज में होंगे। सो पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का और सेकेंड पार्ट हम करेंगे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को लेकर के। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से यूरोपीय भारत में आए, उसमें से सबसे पहले पोर्चुगीज आए और धीरे धीरे करके कैसे बाकी के यूरोपीज भारत में आए और उनमें से किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर अपने साम्राज्य को जमा पाते हैं। सो पहले बार जो पार्ट होगा उसमें हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, इसमें से सबसे पहले पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच कहाँ पर आए, कौन इनके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, क्या कहाँ कहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, कौन कौन सी वॉर्स हुई एंड क्या क्या पॉलिसीज और ट्रीटीज और क्या क्या इंडिया के अंदर इन्होंने परिवर्तन लेकर के आए, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, किस प्रकार से पहले ब्रिटिशर्स ने यूरोपियंस जो ऑलरेडी आ चुके थे इनके ऊपर पहले अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इनको काबू में किया और उसके बाद कैसे जो ऑलरेडी इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजा, नवाब वगैरह ये लोग रूल करते थे, कैसे उन्होंने इनको सप्रेस किया और इनको भी बाईपास कर दिया। सो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से बंगाल पे कब्जा होता है, उसके बाद मैसूर पे कब्जा होता है, फिर मराठा पे और फाइनली सिख्स को कैसे ये कंट्रोल करते हैं। फिर कुछ पॉलिसीज हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अर्ली कॉन्क्वेस्ट के लिए एक वॉर करते थे, फिर एक संधि कर देते थे, फिर वॉर करते थे, फिर संधि ट्रीटी करते थे और फाइनली वो कॉन्क्वेस्ट करते थे। तो एक स्ट्रैटेजी हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस चीज को फॉलो करने के लिए उसके पैरेलल में कुछ अदर पॉलिसीज अपनाई जाती थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो विल डिस्कस दिस इन डेप्थ।
उसके बाद हम एक तो मिलिट्री तरीके से, किस तरीके से, इससे पिछली वाली स्लाइड्स में आपने देखा था, ये मिलिट्री, दिस वाज द मिलिट्री, किस तरीके से मिलिट्री का इस्तेमाल करके ये लोग जो है वो कंक्वायर करते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉलिटिकली एक्ट्स, कानून बना करके 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर हुकूमत जमाती है। धीरे धीरे करके ये कुछ ऐसे एक्ट्स और कानून पास करेगी, तो उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जिसका पूरा का पूरा काम होगा फ्री मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। सो उसके लिए चार्टर एक्ट, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डायरेक्टली ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करने लग जाएगी और इनडायरेक्टली इंडिया को कब्जा करना या एनेक्स करना स्टार्ट कर देगी। सो इस ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द क्राउन के चैप्टर के अंदर हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड फाइनली चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहां तक हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश की पार्लियामेंट इनडायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करके इंडिया के ऊपर साम्राज्य विस्तार कर रही थी। फिर नेक्स्ट फेज ऑफ द पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से 1858 के बाद डायरेक्टली क्राउन ने इंडिया के ऊपर राज करना शुरू किया, यानी कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्राउन अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सॉरी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द क्राउन। सो इसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मोंटेक चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पैरेलल में सोशल कल्चरल पॉलिसीज को भी डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इंडिया के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिएंटलिस्ट व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस सम पर्सनालिटीज जैसे कि विलियम जोन्स, जो कि ये चाहते थे कि भारत में पहले भारत की संस्कृति को समझा जाए और उसी के हिसाब से कुछ चेंजेस लाए जाए। और फिर हम दूसरा जो व्यू पॉइंट पढ़ेंगे वो एंग्लिसिस्ट या ऑक्सीडेंटल व्यू पॉइंट पढ़ेंगे। तो ओरिएंटलिस्ट के व्यू के अंदर हम देखेंगे इंटरेस्ट इन द इंडियन सोशल कल्चरल एक्टिविटीज और उसी को स्टडी करके कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। एंग्लिसिस्ट के अंदर हम वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज या लिबरल ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कैसे मॉडर्न एजुकेशन आया, क्रिश्चियन मिशनरीज आए और किस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों को अंग्रेजी विद्या का अध्ययन करना पड़ा। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर क्या क्या कार्य किए, क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया और कुछ इंडियंस जो ऑलरेडी ब्रिटेन वगैरह में जा करके पढ़ लिख करके थोड़े से एनलाइटेंड बन गए थे, तो वो उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन के सेक्टर में या सोशो कल्चरल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। सो पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय एटसेट्रा विल बी स्टडिंग हियर। और इनका मुद्दा क्या था कि जो ये पुअर और एक बायास्ड, रैडिकल और अनसिविलाइज्ड बारबेरिक इंडियन है, उसको इस तरीके से सिविलाइज्ड बनाना। सो दिस इज भुवन एंड दिस इज सिड। इसके बाद हम कुछ अदर डेवलपमेंट्स की भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्रेस, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। प्रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, किस तरीके से प्रेस की स्थापना होती है, कैसे कैसे कर करके हम प्रेस का इस्तेमाल करके मास मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एंड विद दैट द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, आप लोग जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है, क्या इनके रूल्स एंड राइट्स होते थे एटसेट्रा। देन वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो केवल ट्रेड करने के लिए आती है, धीरे धीरे करके वो लैंड को एक्वायर करने लग जाती है। जब वो लैंड को एक्वायर करती है तो लैंड से जो भी आपका रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको अपने हिसाब से कुछ पॉलिसीज के तहत रेगुलेट करती थी। तो इसके अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। एक जमींदारी सिस्टम, जमींदार के थ्रू, देन रैयतवारी सिस्टम, रैयत यानी डायरेक्ट टेनेंट के थ्रू, एंड देन फाइनली महलवारी सिस्टम, तो एक मिडिल मैन या विलेज हेडमैन के थ्रू कैसे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जमींदारी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस करता है, क्या जरूरत पड़ती है, कितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है, किन किन एरियाज में इसको लगाया जाता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स।
एंड उसी वे में हम रेतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद वी विल ऑल्सो स्टडी अ सेकेंड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस प्रकार से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है और धीरे धीरे करके अब एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और एग्रीकल्चर का भी कमर्शलाइजेशन किया जाता है, इंडिगो की प्लांटेशन होती है एटसेट्रा। और फिर पूरे के पूरे इंडिया के रिसोर्सेज का ड्रेन ऑफ वेल्थ किया जाता है। सो दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सो इन्होंने एक बुक दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। सो उसी के बेसिस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे सिंस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सॉरी, दिस इज 1773। 1773 के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद कौन कौन से यहाँ पर गवर्नर जनरल्स आए। सो वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ले, कॉर्नवालिस, देन अगेन सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो, हेस्टिंग्स, एमरेस्ट। फिर उसके बाद 1833 से लेकर के 1858 में जो गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया आए, पहले गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल हुआ करते थे अंटिल 1833 वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट पे ही रहते थे एंड लेटर ऑन उनका पोस्ट बढ़ा दिया गया एंड दे वर नोन नेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर हम बेंटिक पढ़ेंगे, ऑकलैंड पढ़ेंगे, हार्डिंग पढ़ेंगे, डलहौजी पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जैसे डलहौजी, कैनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देन विल सी द रिस्पॉन्स, इंडियन रिस्पॉन्स टू कॉलोनाइजेशन। देखिए जैसे जैसे भारत की ये गुलामगिरी हो रही थी, भारत एक कॉलोनी के रूप में डेवलप हो रहा था, तो इंडिया ने फिर क्या किया, उसको विद्रोह करने की कोशिश करी, उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी। कैसे उठाने की कोशिश करी, विल डिस्कस इन दिस वे। एक तो हम देखेंगे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हम रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे लाइक दिस। वो 1857 का रिवोल्ट जो है, जिसमें मंगल पांडे वगैरह इन सब का पूरा रोल आपको देखने को मिलता है, ये इनिशिएट करते हैं उस रिवोल्ट को। सो इसके अंदर विल डिस्कस ऑल द सिविलियन रिवोल्ट्स, पीजेंट्स रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड कास्ट बेस्ड रिवोल्ट्स, एंड देन फाइनली द बिग रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट, वो डेप्थ में हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ मॉडर्न रिस्पॉन्स भी देखेंगे, जिसमें हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे लाइक दिस, क्विट इंडिया मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एटसेट्रा। तो ये मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट हम जनरली महात्मा गांधी के इंडिया आने के बाद 1915 के बाद का ही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सो उसमें हम कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी देखेंगे। देन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स 1885 से लेकर के 1947 तक। कोर्स के सेकेंड पार्ट में, लाइक फर्स्ट पार्ट में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट और सेकेंड पार्ट में हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को देखेंगे। सो सेकेंड पार्ट के अंदर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म को देखेंगे, कैसे हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है और सब लोग इकट्ठे होकर के फिर एक मास मूवमेंट लॉन्च करते हैं आज़ादी के लिए। सो इसके अंदर हम कुछ लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको हम मॉडरेट्स की कैटेगरी में डालेंगे, लाइक दादा भाई नारोजी एटसेट्रा एंड बाल गंगाधर तिलक एटसेट्रा, या गोपाल कृष्ण गोखले एटसेट्रा। सो इसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मॉडरेट लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत एटसेट्रा। उसके बाद हम कुछ एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरी लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। तो बाल गंगाधर तिलक, देन बिपिन चंद्र पाल, सो लाला लाजपत राय एंड अरविंदो घोष, इन लीडर्स और ऐसे ही सिमिलर लीडर्स के बारे में। तो कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, सूरत स्प्लिट के बारे में डिटेल में, दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मुस्लिम लीग का उदय देखेंगे और लखनऊ पैक्ट के बारे में, जब ये दोनों वापस में मिल जाएंगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्रांतिकारी, टेररिस्ट आप कह सकते हो, या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, हमारे हिसाब से तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बाय ब्रिटिशर्स के हिसाब से, कुछ टेररिस्ट मूवमेंट जिसमें बाहुबल या फिर नॉन वायलेंस एक्टिविटीज का यूज किया जाएगा फ्रीडम लेने के लिए। तो इसमें हम दो फेजेस में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे फेज 1 में 1900s के आसपास पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, टेररिस्ट एक्टिविटीज, अरविंदो घोष, गदर पार्टी, देन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, हम इन सबको इसके अंदर कवर करेंगे। और फेज 2 जो 1920s के आसपास से स्टार्ट होगा, इसके अंदर विल स्टडी द पर्सनालिटीज लाइक भगत सिंह, कॉन्स्पिरेसीज,
नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का उदय, इन सब के बारे में हम इस फेज में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज द गांधीयन फेज। किस प्रकार से गांधी जी का उदय होता है भारत के अंदर। लेकिन गांधी जी के उदय से पहले हम गांधी जी के इंडिया से पहले की कहानी भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर उनका फैमिली बैकग्राउंड हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, लाइफ इन साउथ अफ्रीका और नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा का कॉन्सेप्ट कैसे इनके दिमाग में आता है। और फिर उसके बाद फेज 1 में गांधी इन इंडिया। सो इनिशियल मूवमेंट जिसमें हम पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट ऑफ चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एटसेट्रा, इनके बारे में बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और फिर 75th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। सो सेकेंड फेज में हम डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर्स, नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी, INA, सुभाष चंद्र का पूरा रूल, पार्टीशन, फ्रीडम तक हम इसको पूरा लेकर के जाएंगे। ओवरऑल we have to study the chronology of all the governor generals, viceroy, starting from Robert Clive to Lord Mountbatten। यानी रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक की ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री जाननी है। उसी के साथ साथ हम 1600 में मुगल से लेकर के जो 1947 में तक का पूरा इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्ट्री स्टडी करेंगे। सो इम्पोर्टेंट ब्रिटिशर्स अदर देन गवर्नर जनरल्स ऑल्सो विल डिस्कस, जैसे कि जिन्होंने सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स वगैरह करे होंगे। इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स जिसमें कुछ किंग्स, पीजेंट्स, मॉडरेट्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, रेवोल्यूशनरीज, गांधी एटसेट्रा, इनके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट डेट्स जिससे वो क्वेश्चंस पुट अप करेगा। INC के नॉट ऑल सेशंस बट सम इंपॉर्टेंट सेशंस, कौन INC का क्या सेशन में बात उठी थी, कौन उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था एटसेट्रा। कुछ न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट, लिटरेचर, जर्नल्स, मैगजीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन उसके फाउंडर थे, वीकली था, मंथली था, ईयरली था, इंडिया से पब्लिश होता था या इंडिया से बाहर पब्लिश होता था, इस तरीके की कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे जैसे टॉपिक्स चलेंगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लेक्चर्स के बीच में रखूंगा, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से। MCQs एज मेनी एज पॉसिबल, प्रैक्टिस सेट्स को आपने कंडक्ट करना है एज मेनी एज पॉसिबल्स। और कुछ बुक्स जैसे बिपिन चंद्रा, NCERT फ्रॉम 6 to 12 आपको चाहिए ही चाहिए। दे आर लाइक गीता और बाइबल फॉर UPSC। इग्नू के आप नोट्स ले सकते हो, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ सकते हो। एंड इन दी एंड पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंटरेस्ट, हर टॉपिक में व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, अगर आप इसको माइंड में सोच सकते हो तो आपकी हिस्ट्री बहुत जबरदस्त हो जाएगी। नो क्वेश्चंस विल गो अनलेफ्ट अनआंसर्ड इफ यू हैव दिस सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। कुछ एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जैसे 9 अगस्त 1925 इज नोन इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। अब देखिए ये एग्जैक्टली डेट आपसे पूछ रहा है, 1925 की डेट। सो 1900 के बाद तो सारी की सारी आपको ईयर के साथ डेट भी आपको पता होनी चाहिए। सो चौरी चौरा इंसिडेंट्स, काकोरी ट्रेन रॉबरी, जलियांवाला बाग एंड सीज ऑफ कानपुर। सो आंसर इज काकोरी ट्रेन रॉबरी। Who was elected the president of Indian National Congress in the सूरत सेशन। अब देखो ये मैंने आपको कहा था INC उसके सेशंस वगैरह से भी वो क्वेश्चंस आपसे पुट अप करेगा। सो रास बिहारी घोष। सो आपको रास बिहारी घोष के बारे में पता करना पड़ेगा सारी चीजें। Whom the following was impeached in England for acts committed as गवर्नर जनरल। अब देखो गवर्नर जनरल्स यानी कि जिन लोगों ने ब्रिटेन के ऊपर हुकूमत की, सॉरी इंडिया की हुकूमत करी, उनका जो हाईएस्ट ऑफिसर इंडिया में हुआ करता था उससे भी वो क्वेश्चन पूछेगा। सो वेलेस्ले, बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स। सो वी विल सी दैट वाज हेस्टिंग्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, ये बिल्कुल सही है। इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन अगस्त, ये भी बिल्कुल सही है। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड व्हेन लॉर्ड कर्जन वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। The control of Indian government was assumed by British, ये भी सही है। So this is not correct. So you see अगर आपको questions के पीछे पूरी की पूरी conceptual और factual clarity पता हो, then only you can solve the questions, otherwise you will go wrong. तो ये कुछ इस तरीके से हम पूरे कोर्स को स्टडी करेंगे। And keep following my website. I'll upload lecture by lecture, एक एक करके मैं धीरे धीरे करके वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। अपना ईमेल आईडी से मेरी वेबसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें
थैंक यू।